नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है वो ईरान और अमेरिका को लेकर के है। साथियों, दोनों युद्ध के मैदान के अंदर आ चुके हैं, युद्ध की तैयारियां हो चुकी हैं, युद्ध की पूरी प्लानिंग बन चुकी है। अब युद्ध कब हो जाए किसी को पता नहीं है, पर यह अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जिस हिसाब से दुनिया की ओपिनियन या दुनिया का जो रवैया सामने आ रहा है कि युद्ध किसी भी टाइम हो सकता है। साथियों, मैं आपको बता दूं, अमेरिका का इस टाइम में कॉन्फिडेंस पीक लेवल पे है। चाहे वो वेनेजुएला को जीतने की बात हो, ग्रीनलैंड का दावा करने की बात हो, उसके अलावा कनाडा को क्या राज्य बनाने की बात हो, इन्हीं के बीच में ट्रंप का जो इस टाइम में पीक लेवल पे जो कॉन्फिडेंस चल रहा है, जो मोटिवेशन चल रहा है, उससे में भाई साहब ने तैयारी कर दी ईरान की। और इस टाइम में ईरान और अमेरिका आमने सामने खड़े हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर ये युद्ध का अखाड़ा बन चुका है, पूरा मैदान सज चुका है। इवन ये युद्ध कभी भी हो सकता है। यूके हो या फिर यूरोप की कंट्री जो उन्होंने अपनी एम्बेसी बंद कर दी है, वो निकल गए हैं। अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी कि आप बाहर निकलो। इसी के अलावा भारत ने दोबारा से अपनी एडवाइजरी जारी करता है अपने नागरिकों को बाहर निकालने, कैसे भी आप बाहर निकलो ईरान से। साथियों, इसी के बीच के अंदर चाइना और रूस है, वो दोनों बैक के अंदर बैक बोन बन के खड़े हैं ईरान के। और चाइना ने तो अपना एक हवाई जहाज, जब पूरा ईरान का इस टाइम के अंदर एयर स्पेस बंद है, उस टाइम के अंदर हवाई क्षेत्र बंद है, उस टाइम के अंदर ईरान के अंदर भेजते हैं। ईरान के हवाई अड्डे भी उतरता है और उसमें बताया जाता है कि डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट लेकर के आता है। साथ ही ये घटनाक्रम चल रही थी, इसी के बीच में अमेरिका ने अपना जो एयरक्राफ्ट है जो वहां पे साउथ चाइना सी में खड़ा है, उसका रास्ता मोड़ देते हैं। कहते हैं कि माधव अब उधर चलो, किधर, ईरान की तरफ चलो, वहां पे युद्ध होगा, वहां युद्ध करते हैं हम लोग। साथ ही ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है। इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध होगा। अगर युद्ध होता है तो क्या ये थर्ड वर्ल्ड वार होगी, जो जो 1945 के जो समय था, उस समय के अंदर पूरी दुनिया दो ग्रुपों के अंदर बटी हुई थी। वैसे ही क्या यहाँ पे युद्ध होगा तो ये दुनिया पूरी दो ग्रुपों में अंदर बढ़ जाएगी, या फिर यहाँ से मिडिल ईस्ट एक आग का गोला बनकर के यहाँ से निकलेगा। साथ ही ये पूरी घटना क्या है, हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जिस आपको न्यूज़ दिखाई जा रही है, जो सोर्स है, ये तुर्की का अखबार है, टीआरटी वर्ल्ड के नाम से चलते हैं। उन्होंने कह रहे हैं कि जर्मनी, स्पेन, इटली, पोलैंड सब देश कह रहे हैं कि भाई अपने नागरिकों को कह रहे हैं वहां पे कि इस टाइम में जो माहौल चल रहा है ईरान का, वहां युद्ध का माहौल है और जल्दी से जल्दी वहां से निकलने की आग्रह कर रहे हैं। भाई कैसे भी निकलो, आप भाग के निकलो, कैसे भी निकलो, आप इस टाइम में ईरान छोड़ दीजिए। साथियों, ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है। उस टाइम के अंदर अमेरिका धमकी देता है, किसको धमकी देता है? ईरान को धमकी देता है कि हम लोग आप पे कभी भी हमला कर सकते हैं, कभी भी युद्ध कर सकते हैं। आप लगभग 12,000 लोगों को मार चुके हो वहां पे। इसलिए अमेरिका धमकी देता है कि हम नागरिकों को बचाने के लिए, मानवाधिकार के लिए हम लोग आगे आ गए, क्योंकि ये मानवाधिकार के ठेकेदार अमेरिका। साथियों, ये जब निकल के आती है तो आप यहां से देखना, आप इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा इसके बदले के अंदर ईरान ने कहा कि अगर आपने हमारे ऊपर हमला किया तो इसके बदले की कार्रवाई ये होगी कि हम भी आप पे हमला करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हमला कर सकते हैं, तो इनके पास में तो ऐसी कोई डायरेक्ट मिसाइल ही नहीं है जो ईरान से अमेरिका को हिट कर दे। तो इन जो ऐसी अगर मिसाइल नहीं है, तो इन्होंने कहा है कि भाई साहब, आपके जो एयरबेस बने हुए हैं, कहां पे इनके एयरबेस बने हुए हैं, अमेरिकन लोगों के एयरबेस बने मिडिल ईस्ट के अंदर। उन्होंने कहा कि हम लोग मिडिल ईस्ट के एयरबेस को हिट करेंगे। और ये साफ साफ इन लोगों ने चेतावनी दे दी कि हम लोग आपके एयरबेस हैं उनको टारगेट करेंगे। इसी के जब घटना बाहर आती है, उसी टाइम पे साथ ही एक को निकल के आती है। अमेरिका ने कहा है कि अपने जो सैनिक हैं उनको कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट से जल्दी हो सके अपने एयरबेस को खाली करो, वहां से निकलो आप लोग। और इवन कतर का जो एयरबेस जो सबसे नजदीक पड़ता है ईरान के, उसके लिए नहीं है, उसके अलावा मिडिल ईस्ट में जितने भी एयरबेस हैं वहां से सेना जितनी कम कर सकते हो उतनी कम करो, जितना बाहर निकल सकते हो वहां से बाहर निकलो। साथ ही ये खबरें देख सकते हो आप लोग, रॉयटर्स की खबर है, उसके अंदर कह रहे हैं कि जो अमेरिका की जहां जहां ठिकाने हैं वहां से उस सैनिकों को कम करने के लिए वापस बुला रहा है, अमेरिका वापस बुला रहा है। साथ ही ये पूरी घटनाक्रम चल रही थी, उसी के बीच में एक घटना और निकल के आती है। घटना ये निकल के आती है कि जो ईरान है उसने अपना जो अपना स्पेस है, जो हवाई क्षेत्र है, उसको बंद कर देते हैं, पूरी क्लोज कर देते हैं। आप ये खबर देख सकते हो, द जेरूसलम पोस्ट की खबर है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि 24 घंटे के अंदर, अगले 24 घंटे के अंदर अमेरिका और जो ईरान है इसके बीच के अंदर युद्ध हो सकता है, कभी भी युद्ध हो सकता है। सिचुएशन इतनी पैनिक हो चुकी है वहां पे। साथियों, इसी के बीच के अंदर जो ईरानी लोग हैं, जो ईरान के अंदर रहते हैं, उन लोगों के अंदर लोग देश छोड़ करके, देश से बाहर निकलने के लिए जितनी जल्दी वो देश से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि ईरान के लोग बाहर निकल रहे हैं, और निकलने को तुर्की की जो सीमा लगती है वहां से बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हो कि ये जितने जो प्रदर्शन चल रहे हैं उसके अंदर सबसे पहले जो लोग देश छोड़ करके बाहर निकल रहे हैं। साथियों, इसी के बीच के अंदर बाहर निकल के आता है कि इंडिया और ईरान की एम्बेसी, मतलब भारत की जो एम्बेसी बनी हुई है ईरान के अंदर, उसके द्वारा एडवाइजरी जारी की जाती है और कहते हैं कि भाई साहब, आप चाहे पर्यटक हो, चाहे स्टूडेंट वीजा पे हो, आप एमबीबीएस करने आए हो, ईरान घूमने के लिए आए हो, या कोई यात्री हो, आप लोग किसी भी कारण से अगर आप ईरान में आए हुए, सबसे पहले आप बाहर निकलिए। और अगर आपके पास में ऐसा कोई सोर्स नहीं है तो इन लोगों ने अपने नंबर जारी करते हैं, और नंबर में ये कहते हैं कि नंबर पे संपर्क कीजिए और इंडिया की जो एम्बेसी है उससे संपर्क कीजिए, हम लोग कोशिश करेंगे आपको जल्दी से जल्दी ईरान से बाहर निकालें। साथियों, ये घटनाक्रम हो रहे थे, इसी के बीच में
जो भारत के स्पोक पर्सन है रणदीप जायसवाल साहब, उन्होंने भी अपनी एडवाइजरी आप देख सकते हो यहाँ पे 14 जनवरी की है। 14 जनवरी को वो कहते हैं कि भाई साहब आप जल्दी से जल्दी बाहर निकलो, ईरान को छोड़ो। ये सेकंड एडवाइजरी, इससे पहले भी एक एडवाइजरी जारी कर दी है। अब जो सिचुएशन पैनिक हो रही है कि अमेरिका उस पर हमला कर सकता है, बदले के अंदर ईरान हमला करेगा, ये अगर युद्ध का अखाड़ा बनता है, आप पहले बाहर छोड़ के बाहर निकलो। साथियों इसी घटना के बीच के अंदर जो आपने जयशंकर साहब हैं विदेश मंत्री, उन्होंने ईरान का जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे चर्चा की है और ये कह रहे हैं कि हमें इतना टाइम दीजिए कि हम लोग हमारे नागरिकों को बाहर निकाल सके और पूरी जो सिचुएशन चल रहा है, युद्ध की जो हालात चल रहे हैं उसके बारे में ये लोग कॉल करके उनसे ये पूरी जानकारी लेते हैं कि वहाँ की सिचुएशन क्या है इस टाइम के अंदर। साथियों इसी के बीच के अंदर जब ईरान अपना एयर स्पेस बंद कर देता है तो इसके अंदर सबसे पहले जो एयर इंडिया है उन्होंने एडवाइजरी जारी करते हैं और कहते हैं कि हम लोग ईरान की स्पेस को हम यूज में नहीं ले रहे, ईरान के बाहर से होते हुए हमारी जो फाइटर जो हमारी जो प्लेन्स है वो बाहर से आ रहे हैं। इसी के बीच के अंदर जो एडवाइजरी जारी की थी इंडिगो के द्वारा जारी की जाती है कि भाई साहब हम भी नहीं घुस रहे हैं, हम जा ही नहीं रहे हैं ईरान की तरफ, सब फ्लाइट कैंसिल कर देते हैं, ईरान के अंदर से नहीं आ रहे, ईरान के बाहर की तरफ से आ रहे हैं। साथियों ये आप लोग वर्ल्ड मैप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो लोकेशन है वो ईरान की लोकेशन है। ईरान में जो नागरिक हैं वो इस टाइम में ये यहाँ पे ईरान और तुर्की की ये जो बीच वाली जो लोकेशन है यहाँ पे ये बॉर्डर लगती है, इस बॉर्डर से लोग यहाँ से ईरानी लोग हैं वो तुर्की निकल रहे हैं। और साथियों इसी के बीच के अंदर ये लोकेशन है, ये कतर की लोकेशन है, सॉरी ये तो इराक की लोकेशन है, ये वाली जो लोकेशन है ये कतर की लोकेशन है। इस कतर की लोकेशन के लिए ये कह रहा है कि सबसे नियर बाई हमारे पास में ये पड़ती है, हम लोग इसको टारगेट करेंगे। मतलब ईरानी लोग, जो ईरान सरकार है वहाँ की जो खेमने की सरकार है वो कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ जो अमेरिका के बेस है उनको टारगेट करेंगे, यहाँ धुआं धुआं करेंगे हम लोग सबसे पहले। दूसरी चीज़ ये मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी इनके एयर बेस बने हुए हैं हम लोग सारे एयर बेस को टारगेट करेंगे। और ये कह रहे हैं कि हमारी ऐसी कोई मिसाइल तो नहीं कि डायरेक्ट हम लोग अमेरिका को हिट कर दे, पर हम ये मान के चलना यहाँ पे जितने भी एयर बेस हैं आपकी खैर नहीं है अगर आप ईरान पे हमला करते हो। और अमेरिका इस टाइम में ईरान के लिए एकदम तन के बैठा हुआ है कि भाई मैं कभी भी हमला कर सकता हूं, तो इन्होंने पूरा प्लान बना के रेडी है, एकदम तैयार है। मतलब ये पूरा इस टाइम के अंदर मिडिल ईस्ट है वो पूरा युद्ध का अखाड़ा बना हुआ है, पता नहीं ये कब युद्ध के अंदर बदल जाए। साथियों इसी के बीच के अंदर तेहरान जो ईरान की राजधानी वहां से एडवाइजरी जारी होती है और वो कहते हैं कि हमारी स्पेस हम लोगों ने बंद कर दी है, हमारी स्पेस से कोई नहीं गुजरेगा, मतलब हमारे हवाई क्षेत्र से कोई नहीं गुजरेगा। आप देख सकते हो इसके अंदर पूरे इस मैप के अंदर आपको एक दो जो इन लोगों के ईरान के हैं वो फाइटर जेट मिल जाए, वो प्लेन मिल जाएंगे, उसके अलावा कोई नहीं है। पूरी ब्लॉक है एकदम, लोग एकदम चारों तरफ से बाहर से निकल रहे हैं। आप यहाँ से देख सकते हो कि इन्होंने अपना एयर स्पेस बंद किया है, उसके बाद में से आप मैक्सिमम जो फ्लाइट है वो बाहर की तरफ से जा रहे हैं, ईरान से लोग जाने से बच रहे हैं कि भाई ईरान के अंदर कभी भी हो जाए। और ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद इसलिए किया है कि एक बार जब इन लोगों ने, जब इजराइल और ईरान के बीच में जब हमला हुआ था तो उस टाइम इनका एयर स्पेस चालू था और इसी मौके का फायदा उठा करके अमेरिका ने इनकी जो नतांज वाली जो परमाणु साइट्स हैं उन पे B2 बॉम्बर्स से बॉम्ब डाले थे और इनके परमाणु साइट्स को नष्ट किया था। अब की बार इन लोगों ने पहले ही प्री प्लानिंग है कि इन्होंने पूरा बंद कर दिया अपना एयर स्पेस और ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पे हमारा भी कोई जो प्लेन है वो नहीं उड़ रहा, किसी देश का नहीं उड़ रहा। अब अगर कोई किसी का भी आओ डायरेक्ट आप ठोको, आप वेट मत करो। मतलब आपको अगर कोई और दिखेगा तो वो सीधा अमेरिका का होगा, अमेरिका में सक जाएगा। साथ ही पूरा घटनाक्रम हो रहा है, इसी के बीच के अंदर निकल के आता है कि लगभग 8 दिन हो गए लगातार वहां के जो अमेरिका जो ईरान है उसका नेट वो शट डाउन है, एकदम जीरो पे है, वहां पे नेट एकदम शट डाउन है, पूरा चौपट हो रखा है पूरा मामला। जैसा मन चाह रहे हैं वैसा ईरान के अंदर हो रहा है, कोई भी खबरें बाहर निकल के नहीं आ रही। इनका कतर के अंदर जो एयर बेस बना हुआ है अल उदैद से, ये कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप अल उदैद से बाहर निकलो, वहां से अपनी आर्मीज है जो अमेरिका की आर्मीज है उसको कम करने की कोशिश करें, जितनी मैक्सिमम संख्या में कम हो सकती है उतनी कम कोशिश करो, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर हम लोगों ने हमला किया, अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, तो ईरान किसी को अगर सबसे पहले टारगेट करेगा तो वो इसी अल उदैद जो इनका एयरबेस है उसको, क्योंकि इजराइल की और ईरान के पहले लड़ाई हुई थी उस टाइम में जब अमेरिका बॉम्ब डाल के आया था तो उसके बाद में प्रतिक्रिया के रूप के अंदर किसी को अगर टारगेट किया था उस टाइम में भी ईरान ने, तो इसी एयरबेस अल उदैद को किया था। साथियों ये कतर को ये पूरा घटनाक्रम हो रहा था, उसी के बीच के अंदर ये निकल के आता है कि भाई साहब कतर के अंदर जो इनकी मध्य पूर्व के अंदर या मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी इनके अमेरिका के एयरबेस हैं, कतर वाला ही नहीं है, जितने भी एयरबेस है सबको खाली। ये आप देख सकते हो कि मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी इन लोगों के जो सबसे इंपॉर्टेंट ठिकाने जहां पे मैक्सिमम नंबर्स के अंदर सैनिक रखते हैं उसको खाली होने की चर्चा चल रही है। साथियों ये पूरा घटनाक्रम आप देख रहे हो। अब इसकी ऑथेंटिक पुष्टि कौन करता है, तो ऑथेंटिक पुष्टि करता है कतर है। कतर खुद कहता है कि भाई साहब आप निकलो यहाँ से, अमेरिका वालों को कहता है कि भाई साहब आप सबसे पहले यहाँ से निकलो, नहीं तो आपके चक्कर में हम लोग मारे जाएंगे। आपको नहीं मालूम कि जब भी आप लोग झगड़ते हो नुकसान किसी का होता है, कतर का होता है। पिछली बार ईरान और इजराइल झगड़े थे, ईरान ने ये कहते हुए गोला दागा था कहां पर भी, कतर पे, कि अमेरिका के एयरबेस हैं। और साथियों आपको मैं बता दूं इजराइल है वो भी कतर पे गोला दागता है, ये कह के कि हमास के सबसे ज्यादा अगर कोई दुश्मन या हमास के लीडर हैं वो कहां छुपे हुए हैं, कतर में छुपे हुए हैं। और ईरान ये कह के गोला दागता है वहां पे कि भाई साहब
वहां पे अमेरिका के एयरबेस हैं और जो ये मतलब पूरा क्लैश करवा रहा है वो अमेरिका करवा रहा है इजराइल के चक्कर में, तो वो अमेरिका के एयरबेस को टारगेट करता है। कतर कह रहा है कि दादा आपके चक्कर में कोई मारा जा रहा हूं तो मैं मारा जा रहा हूं, प्लीज आप यहां से जल्दी निकलो। आपको अगर युद्ध करना है तो आप किसी और दूसरे इजराइल को यूज कर सकते हो या समुद्र में अपने एयरक्राफ्ट खड़े करके वहां से युद्ध कर सकते हो, हमें बख्शो। आप लड़ाई करके यहां से निकल जाओगे, मारे जाएंगे तो हम लोग मारे जाएंगे। साथियों आप देख सकते हो कि लगभग यहां से जो इनका जो अल उदैद नाम का जो एयरबेस है वहां से यहाँ बैक टू बैक जो फ्लाइट है उनका डाटा निकल के आता है कि यहाँ से बैक टू बैक फ्लाइट बाहर निकलती हैं। कहाँ जाती हैं? यहाँ से इस एयरबेस से उड़ के बाहर अमेरिका के लिए निकल जाती है और यहाँ से ये अमेरिका अपने सैनिकों को मैक्सिमम नंबर में कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं मिडिल ईस्ट के अंदर ये इतने सैन्य अड्डे हैं अमेरिका ने बना रखे हैं, किसको? मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए, अपनी कठपुतली बनाने के लिए, जो जैसा चाहे वैसा करने के लिए ये इसके एयरबेस हैं। ईरान ने सबसे पहले यही कहा है, ये ईरान रहा साथियों, ईरान ने सबसे पहले यही कहा कि सबसे पास में, ईरान के सबसे पास में ये वाला एयरबेस पड़ता है, ये कतर वाला ये अल उदैदी। तो इसको कह रहा है कि अल उदैद को हम लोग सबसे पहले टारगेट करेंगे। इसके अलावा ये कहते हैं कि यहाँ पे लगभग 13,000 के आसपास सैनिक रहते हैं, मतलब मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा कोई सैनिक रहते हैं तो इसी एयरबेस पे रहते हैं। उसके बाद में लगभग हर एयरबेस पे लगभग इनके 1000, 1500, 2000, 3000 सैनिक रहते हैं। ये कह रहा है कि आप हमला कर तो रहे हो हमारे पर, इतना याद रखना आपके जितने भी एयरबेस हैं एक एक को चुन चुन के मारेंगे। ये ईरान की तरफ से धमकी दी जाती है। जब ईरान की तरफ से धमकी देगी तो सबसे पहले अमेरिका ने कहा कि भाई हम खाली करते हैं, हम निकल रहे हैं यहाँ से। और ये निकल रहे हैं तो आप जी सोचो कि निकलने के बाद में युद्ध कैसे करेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये बन रहा होगा कि भाई साहब यहाँ से इनके सैनिक है मिडिल ईस्ट में, ये यहाँ से निकल जाएंगे तो युद्ध कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये अपने जो आपको ये पेरिस की खाड़ी दिख रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस खाड़ी के अंदर ये यहाँ पे अपने जो एयरक्राफ्ट है उनको खड़े करेंगे या फिर यहाँ पे ये एयरक्राफ्ट खाड़ी अपने एयरक्राफ्ट खड़े करेंगे और यहाँ से फिर टारगेट करेंगे। और अमेरिका भी ये बैक इसलिए बैक हो रहा है साथियों, ये एक नैरेटिव गढ़ा जाता है कि भाई साहब मैं जो ये कतर के जितने भी जो मुस्लिम इस्लामिक देश हैं उनके द्वारा कि भाई रिक्वेस्ट की गई कि यार दादा आप तो देखो आपके चक्कर में हम लपेटे जाएंगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप मार मूर के गोला निकल जाओगे, बाद में ये ईरान जो हमें पीटेगा तो हमारी हालत खराब होगी। तो ये कह रहे हैं कि आप यहाँ से अपने सैनिक निकालो, युद्ध करना है तो यहाँ खड़े होकर कर लेना आप लोग, तो फिर उसके बाद में हम भी बच जाएंगे। और ये यहाँ से अगर जो सैनिक पीछे हटा रहा है उसका एक ये नैरेटिव भी गढ़ेगा कि भाई साहब मैं देखो आपको ईरान की रिक्वेस्ट की मैं बाहर निकल गया, आप मिडिल ईस्ट ने रिक्वेस्ट की मैं बाहर निकल गया मिडिल ईस्ट से, पर अब यहाँ पे लोगों को इतनी संख्या में मार रहा है कि मुझे आना पड़ रहा है। ट्रंप बोलेगा कि मुझे आना पड़ रहा है, मैं आ नहीं रहा था, मैं तो पहले ही चला गया था, पर अब इतनी संख्या में मारोगे तो फिर मेरे को तो आना ही पड़ेगा। तो ये एक ऐसा नैरेटिव है कि एक बार एक कदम पीछे ले रहा है, पर एक कदम पीछे लेके कितनी फिर आगे जबरदस्त तरीके से अगर जफेटा मारेगा वो ईरान पे है साथियों इसी के बीच के अंदर सबसे ज्यादा खबर ये निकल के आती है कि यूके ने टेम्परेरी अपनी एम्बेसीज बंद कर दी हैं। भाई साहब उन्होंने कहा कि यहाँ युद्ध का माहौल है और सबसे पहले अपन बोरी बिस्तर किसी ने उठाया है तो यूके ने उठाएंगे, अपने बोरी बिस्तर पैक करो और यहाँ से निकलो, क्योंकि ये लोग झगड़ेंगे तो अपन लपेटे जाएंगे। अपन चाहते हैं कि अपन लपेटे जाए। इन लोगों ने सबसे पहले अपने बोरी बिस्तर उठाए और अपनी दुकान को किया बंद और अपने एम्बेसी से निकल गए वहां से। साथियों इसी के बाद में जब जो ब्रिटेन निकलता है, यूके निकलता है, उसके बाद में जर्मनी, इटली, पोलैंड सब देश आते हैं अपने नागरिकों को तो ये कहते हैं भाई निकलो, आप निकलो, वहां सिचुएशन युद्ध की है। और उसके बाद में अगर जैसे मान लो इनकी एम्बेसीज हैं वो सब शट डाउन कर दी जाती है, सब निकल जाते हैं। ये घटनाक्रम हो रहा था साथियों। इसी के बीच में पाकिस्तान ने क्या बोला, क्योंकि पाकिस्तान को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब पहली इजराइल और ईरान के बीच में झगड़ा हुआ था तो पंच बनते हुए ये आदमी सबसे पहले सांत्वना देने के लिए ईरान में पहुंचा था। और अब की बार नहीं गया, अब की बार ये सिर्फ मानवता की बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि अब की बार लड़ाई इजराइल और ईरान की नहीं है, अब की बार लड़ाई अमेरिका की और ईरान की है। और ईरान इसके अच्छे से इसका गला दबा रखा है या इसका बोलते हैं केकड़ा दबा रखा है, तो अब की बार ये बीच में नहीं आएगा पंचायती करने के लिए। ये इसके पास में क्या परमाणु बम है, तो ये चौधरी बनने के लिए जिस भी जो मतलब मिडिल ईस्ट के जिस भी देश में कंफ्लिक्ट होता है सबसे पहले ये चौधरी बन के जाता है वहां पे। पर अब की बार ये भाई सब साइलेंट है क्योंकि इसको मालूम है कि इसकी दुकान कहां से चल रही है या फिर इसका बटन स्विच ऑफ ऑन कौन कौन करेगा, अमेरिका करेगा। तो ये अमेरिका इस टाइम में अमेरिका खुद फ्रंट टू फ्रंट ईरान से अब की बार झगड़ा है, तो ये बाहर बैठा हुआ है। साथियों इसी के बीच के अंदर बात आती है कि इन लोगों की, अमेरिकन लोगों की, अमेरिका का ये लिंडसे ग्राम है, लिंडसे ग्राम कहता है कि अब गिने चुने दिन बचे हैं ईरान के अंदर, मतलब अब ये मतलब एकदम प्रिडिक्टेबल है पूरा, मतलब इन लोगों ने ऐसे बना रखा है कि अगले 3-4 दिन और बचे हैं। ये खुद कह रहा है इसके अंदर स्टेटमेंट कि अब ईरान के अंदर गिने चुने दिन बचे हुए हैं, अब ईरान की उल्टी गिनती स्टार्ट होने वाली है। साथियों ये रजा पहलवी है। रजा पहलवी की कहानी यह है कि अमेरिका का एकदम मतलब कहते हैं ना पालतू मतलब जानवर है कि जैसा इसको बोलेंगे वैसा करेगा। इसको ये मतलब भरोसा दिला रहा है कि भाई अब तेरे को ही बैठाएंगे ईरान के अंदर, अब तेरा ही नंबर आने वाला है, और इसको पूरा कॉन्फिडेंस देते हैं ये। और ये भी कहते हैं
कि भाई साहब तेरे को वहां बैठाएंगे तो तू अमेरिका को तेल सस्ता देगा, अमेरिका पूरी दुनिया को बेचेगा, तेरे भरोसे हम लोग व्यापार करेंगे और तेरी दुकान वापस या तेरे को वापस वहां भेजेगा तो अमेरिका भेजेगा। और इसको पूरा भरोसा दिलाते हैं। साथ ही इसी बीच के अंदर रजा पहलवी आता है। रजा पहलवी की कहानी है कि रजा पहलवी अपने देशवासियों से कह रहा है कि वाकई के अंदर आपने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है, आप में जो कॉन्फिडेंस है इसको बनाए रखो, इसको रोकना मत आप लोग। आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हो उसको लगातार रखो। कितना दबाता है, मैं आपके साथ में हूं, अमेरिका आपके साथ में, अमेरिका आपके साथ में खड़ा है, मदद के लिए आ रहा है। ये साथ ही इस पूरी कहानी में अगर इसके दो नैरेटिव करते हैं, यहाँ से एक अमेरिका का नैरेटिव है, एक अमेरिका की जनता का नैरेटिव है। देखो अमेरिका का नैरेटिव तो ये है कि अमेरिका ने इस टाइम में जो ईरान की हालत कर रखी है ना, वो मतलब पूरी दुनिया जान सकती है। वहां पे इन लोगों ने इतना तरसाया है, मतलब इतनी मतलब दुर्दशा कर रखी है ईरान की। वहां पे जो ईरान की करेंसी है, रियाल है, वो इतनी डाउन आ चुकी है, लोग बैग भर के ले जाते हैं तो एक टाइम का खाना खा रहे हैं, इतनी डाउन आ चुकी है, मतलब उसके सामने कोलैप्स हो चुकी है डॉलर के सामने। उसके अलावा इसको इतना आइसोलेट कर दिया, मतलब चारों तरफ से इतना घेर दिया इसको कि ये किसी देश के साथ में व्यापार ही नहीं कर सकता, इतने सेंसस, इतने प्रतिबंध लगा रखे हैं। ईरान की हालत ये कर दी कि ईरान को एक भिखारी बना के रख दिया। ईरान एक मिडिल ईस्ट के अंदर 1980 के दशक के अंदर सबसे टॉप देश हुआ करता था, उसको आज भिखारी बना के कगार पे ले आया, अमेरिका ले आया। साथियों अब आती है ईरान की जनता की, ऐसा क्यों हो रहा है। साथियों ईरान एक जिद लेके बैठा हुआ, मैं परमाणु परीक्षण करूंगा, मैं परमाणु संपन्न होऊंगा। अमेरिका कह रहा है तेरे को करने नहीं देंगे, तू कर लिया तो तू इजराइल को कभी भी उड़ा देगा, तो वो करने नहीं दे रहा। उस एक जिद के चक्कर के अंदर साथियों इसकी पूरी जो जनता है वो खाने के लाले पड़े हुए हैं वहां पे ईरान के अंदर। और यहाँ की जनता प्रोटेस्ट इसलिए कर रही है कि भाई साहब तू बाद में मना लेना परमाणु बम, पहले इतना तो सर्वाइव करने दे कि हमें खाना तो मिले कम से कम टाइम पे। आप इतना इतना देश को इतना पीछे ले गए कि हमारे पास में अगर मान लो किसी के पास में 10 करोड़ रुपए, वो $1 के बराबर नहीं है। और वहां की जो जनता है वो कि मूलभूत चीजें तो चाहिए, आप बाद में बना लेना, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर 190 देश हैं, 100 लगभग 190 से 200 के बीच में कंट्रीज हैं, 192 कंट्रीज यूएनओ के अंदर रजिस्टर्ड हैं, उनमें मात्र 10 लोगों के पास में परमाणु बम होंगे, बाकी सब सर्वाइव कर रही हैं। जापान है वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी लेके बैठा हुआ है, उसके पास में परमाणु बम नहीं है। ताइवान है वर्ल्ड के अंदर टॉप देशों के अंदर आता है, उसके पास में परमाणु बम नहीं है। आप इधर यूएई के पास में देख लो, उनके पास में परमाणु बम नहीं है। आप परमाणु बम के चक्कर के अंदर हमें पसीट रहे हो, जो ईरान की जनता है उसको घसीट रहे हो आप लोग। कम से कम आप 10 साल बाद में काम चालू कर लेना, एक बार इतना तो आओ कि आप वर्ल्ड की जो इकोनॉमी उनकी टक्कर में तो आओ, या उनके कॉम्पिटिटर तो आओ, तो कि आप लोगों को जीवन सर्वाइव कर सके। ये कहानी निकल के आती है। साथियों रजा पहलवी है वो वाकई के अंदर इनको मतलब कॉन्फिडेंस दे रहा है, अमेरिका के अंदर बैठा बैठा हो। इसी के बीच में निकल के आता है कि भाई अब युद्ध का माहौल हो रहा है, युद्ध की तैयारी हो रही है। जब भी युद्ध का माहौल होता है सबसे पहले रप्पू चक्कू होता है। तो वो ईरान का जो प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, उसकी कहावत ये है कि जब भी युद्ध होता है उसकी एक फ्लाइट उड़ती है, एक फ्लाइट उड़ के ग्रीस जाती है, एथेंस ग्रीस में जाती है। और ये मतलब एक अनुमान है, ये एक्चुअल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हाँ जो अखबारों के अंदर सुर्खियां हैं उनसे निकल के आती है कि भाई साहब उनका जब भी युद्ध होता है, पहले इजराइल ईरान का हुआ था, उस टाइम में भी उनकी एक फ्लाइट उड़ के एथेंस ग्रीस के अंदर गई थी और अभी भी उड़ के चली गई। अब ये अनुमान लगा रहे हैं कि जिस टाइम में अगर ये युद्ध हो, अगर ईरान अगर इजराइल को अटैक करता है, अमेरिका के बेस को अटैक करता है, तो नेतन्याहू खुद को सेफ बचाने के लिए कि भाई मैं वहां से बैठ के प्लानिंग कर लूंगा, वहां से बैठ के हम लोग कंपटीशन कर लेंगे, तो हमेशा बाहर निकल जाते हैं, ऐसे बताया जाता है। ये इसकी पुष्टि हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये अखबारों के माध्यम से सुर्खियां बनी हुई है। आप लोग देख सकते हो यहां से कि भाई साहब वो ग्रीस के लिए रवाना हो चुकी है, उनकी एक फ्लाइट जो ग्रीस जा चुकी है। अब यहां से सबसे जो इंपॉर्टेंट युद्ध को जो सबसे ज्यादा हवा मिलती है कि भाई साहब आप कैसे कह सकते हो कि युद्ध हो रहा है इन सब चीजों को देख के। मैं आपको बता दूं वेनेजुएला के अंदर जब युद्ध हुआ था, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि पेंटागन पिज्जा इंडेक्स से, मतलब पेंटागन इनका जो रक्षा भवन है उसके आसपास में जो पिज्जे की दुकान है वहां डिलीवरी कितनी होती है। उन डिलीवरी अगर एकदम से हाई हो रही है तो अमेरिका कोई प्लान कर रहे हैं। अमेरिका को ऑफिस रात रात भर खुला हुआ है, वहां अधिकारी खाने के लिए अगर पिज्जा मंगवा रहे हैं तो समझ लेना कोई बड़ी स्ट्रेटजी है, बड़ी तैयारी कर रहे हैं ये लोग। ऐसा कब हुआ था, ऐसा मैं आपको बता दूं, चाहे इराक पे हमला हुआ तब की देख लो, चाहे आप लोग अभी वेनेजुएला पे हमला हुआ है, वेनेजुएला मादुरो को उठा के ले गए, पूरी रात ट्रंप वहां पे पेंटागन में बैठा हुआ था, मतलब वहां पे वार रूम बना रखा था। पूरे अधिकारी पूरे पेंटागन में 5,000 अधिकारी काम कर रहे हैं, 5,000 के 5,000 बैठे, 10,000 है, 10,000 के 10,000 काम कर रहे हैं। वैसे ही इस टाइम में कह रहे हैं कि इस टाइम में पेंटागन के आसपास में जो पिज्जाज की दुकानें हैं वहां पे पिज्जा की डिलीवरी ज्यादा हो रही है, पूरी रात रात भर लोग अधिकारी बैठ के काम कर रहे हैं। तो उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई साहब अब युद्ध लास्ट स्टेज में आ चुका है, युद्ध अंतिम रूप में, कभी भी युद्ध हो सकता है। इसी के बीच के अंदर नेतन्याहू का विमान उड़ के ग्रीस जाता है, इससे भी अनुमान लगाते हैं लोग, जोड़ के देखते हैं कि भाई साहब अब युद्ध हो सकता है, क्योंकि हर बार युद्ध होने स्टार्ट होता है उससे पहले वो निकल जाते हैं, क्योंकि ग्रीस के अंदर इजराइल का एयरबेस है, वहां चला जाता है नेतन्याहू। साथियों अब आती है बात इनकी कि भाई इजराइल ने क्या तैयारी करके बैठा है, क्योंकि अगर युद्ध होगा तो ऐसे तो है नहीं कि ईरान अमेरिका के एयरबेस को टारगेट करेगा, वो इजराइल को भी टारगेट करेगा, क्योंकि पूरी कहानी तो इजराइल से ही स्टार्ट होती है ना। ये पूरा क्लेश है वो इजराइल की वजह से हो रहा है, क्योंकि इजराइल अपना अस्तित्व बचाने के लिए कभी भी ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देगा, और उसका साथ देने के लिए अमेरिका आ जाते हैं। साथियों यहां से खबर निकल के आती है
द टाइम्स ऑफ इजराइल से निकल के आती है कि भाई साहब ये जो ईरान के अधिकारी हैं इन लोगों ने एकदम अलर्ट मोड पे हैं। अलर्ट मोड पे ये है कि जो इनकी जो ये डिफेंस प्रणाली है, जो इनका आयरन डोम है, इनकी बैटरीज हैं, उनको एकदम तैयार करके बैठा हूं। यहां से आप देख सकते हो इन लोगों ने एकदम रेडी कर रखा है कि भाई इनकी बैटरी तैयार है कि नहीं है, बैटरी एकदम फुल चार्ज है। अगले चाहे आप 10 दिन तक अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो ये मतलब अपने डिफेंस को इतना मजबूत करके बैठे हुए हैं। बैटरी इतनी चार्ज है कि उधर से कोई अगर गोला आता है, उधर से कोई मिसाइल आती है तो उसको ये सीमा के बाहर ही खत्म कर देंगे। साथियों इसी के बाद में निकल के आती है कि भाई ईरान के लोग क्या कर रहे हैं। अब जब युद्ध हो रहा है तो ईरान के लोग सबसे पहले रफ्फू चक्कू हो रहे हैं। वो किधर निकल रहे हैं, वो तुर्की की जो इनकी बॉर्डर लगती है, यहाँ से तुर्की की बॉर्डर लगती है, वहां से ये लोग निकल रहे हैं। और ये मतलब ये जो क्लेश हो रहा है, इस क्लेश के अंदर जो आप देख भी सकते हो, यहाँ पे लोग अपना बड़ी बड़ी पैकिंग करके निकल रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि व्यक्ति अपना सामान ले लेके निकल रहे हैं और तुर्की की बॉर्डर से तुर्की के अंदर जा रहे हैं। ईरान का ये जो इस टाइम के अंदर जो मंजर चल रहा है। साथियों मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि ये जो ईरान है इसका यहाँ पे ये बॉर्डर है, यहाँ पे ये बॉर्डर है, ये तुर्की की तरफ लगता है। यहाँ से लोग निकल रहे हैं, सबसे पहले बाहर निकल रहे हैं। इसी के बीच में साथियों ये निकल के आता है कि जो खाड़ी देश हैं, जो जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, वो और उसके अलावा तुर्की आपस में मिलकर ट्रंप को समझा रहे हैं कि ट्रंप चाचा मान जाओ, आप गोला मत दाग देना गलती से भी। किस पे? ईरान पे। क्योंकि आप ईरान को वेनेजुएला मत समझ लेना, क्योंकि वेनेजुएला तो ऐसे था कि चलो वहां पे रसिया और चाइना डिफेंड करने के लिए नहीं आए थे, यहाँ पे बैकबोन के अंदर इसका काम कर रहे हैं तो रसिया और चाइना कर रहे हैं। और उसके अलावा इनकी जो डिफेंस मजबूत है वो इतनी खतरनाक है कि पूरे मिडिल ईस्ट को जला के रख देगी। आप तो यहाँ पे गोला दाग के निकल जाओगे, पर अगर किसी का नुकसान होगा तो हम लोग मारे जाएंगे, मिडिल ईस्ट जो खाड़ी वाले देश हैं वो मारे जाएंगे। और ये इसको समझा रहे हैं कि आपको कैसे भी करके संघर्ष नहीं करना है, गोला नहीं दागना है। साथियों यहाँ पे ये CNN की न्यूज है, उसके अलावा ये इजराइल टाइम्स की है कि ये समझाने में कामयाबी हो गई। एक कदम पैर पीछे भी ले लिया अमेरिका ने। अमेरिका ने पूरी तैयारी की है पर एकदम से डाउन आ गया। वो डाउन आने की मैं वजह बताऊंगा कि अमेरिका क्यों डाउन आया युद्ध के अंदर। पर इस टाइम ये कह रहे हैं कि ट्रंप मान गया है, युद्ध करना नहीं चाह रहा है, वो अपने सैनिकों को वापस भेजने के लिए बोल रहे हैं। इसी बीच के अंदर जो नेतन्याहू है उसकी निकल गया थी, वो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं अमेरिका से कि यार युद्ध मत करना, आप एक काम कर लो, यहाँ के टॉप लीडर्स हैं उनको आप टारगेट करवा दो, उनको मरवा दो, आप कैसे भी अपने एजेंट्स के थ्रू, कैसे भी, जो जैसे मान लो आप अलग अलग देशों के अंदर करते हो आपकी CI का यूज करके। पर आप युद्ध मत करना, युद्ध करोगे तो फिर ये लंबा खींचेगा। मतलब यहाँ से ये है कि फिर ये मतलब वर्ल्ड वॉर के अंदर, 3 वर्ल्ड वॉर के अंदर भी बदल सकता है। साथियों ये जो इजराइल है, खेमनी, ये बस इसी वेट में बैठा हुआ है कि तू एक बार अमेरिका गोला फेंक के देख, फिर देख हम दिखाते हैं तेरे को हम क्या चीज है। क्योंकि ये पूरी प्लानिंग के साथ बैठे हुए हैं और ये जो अभी वेनेजुएला के अंदर अमेरिका ने किया है उससे पूरी सबक लेके बैठे हुए हैं। साथियों आपको मैं बता दूं इसी टाइम के अंदर जो अमेरिका है, अमेरिका अब से नहीं है, अमेरिका लगभग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका अभी मिडिल ईस्ट से नहीं करेगा, इन्होंने अपने जो फाइटर जेट हैं वो बुला लिए हैं। अब साथियों यहाँ से कहानी ये निकल के आती है कि जो अमेरिका है वो ये सोच रहा है कि मैं वहां पे जितने ज्यादा प्रोटेस्ट करवा पाऊंगा, जितनी ज्यादा लोगों की अगर किलिंग होती है तो मैं ये लेके आऊंगा कि मैं वैसा तुम लोगों को रुकवाने के लिए, इसराइल के लोगों को बचाने के लिए आ रहा हूँ। और ये भाई साहब भी कम नहीं है, इन्होंने भी अपने समर्थकों को रोड पे उतार दिया और बड़ी बड़ी रैलियां अपने समर्थन में करवा रहे हैं। इवन यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं, जो आप यहाँ के राष्ट्रपति देख सकते हो, राष्ट्रपति इंटरफेयर कर रहे हैं। यहाँ के राष्ट्रपति इनकी जो प्रदर्शन की जो रैलियां हैं जो इनके समर्थन में, ईरान के समर्थन में की जा रही है, उनके अंदर ये बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ दिखा रहा है, कौन दिखा रहा है? एलन मस्क की जो स्टारलिंक है उसके द्वारा दिखाया जा रहे हैं, प्रोटेस्ट कुछ हो नहीं रहे। यहाँ समर्थन के अंदर भी देखो कितने लोग आ रहे हैं। मतलब ये पूरा माहौल किस पे गढ़ा जा रहा है? अमेरिका के ऊपर माहौल बनाने के कि भाई साहब हमारे साथ में जनता है। ऐसे मत सोच लेना कि पूरी जनता ही खिलाफ है, पूरा देश ही खिलाफ है। नहीं नहीं नहीं, हमारे साथ में भी हैं। साथियों इसी के बीच के अंदर ये निकल के आता है कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि ईरान के अंदर अमेरिका के जो झंडे हैं उनको जलाया जा रहा है, इजराइल के झंडे उनको जलाया जा रहा है और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और ये मैसेज दिया जा रहा है कि अमेरिका देख, तेरे यहाँ विरोधी लोग भी हैं और अगर तू इस टाइम में हमारे ऊपर गोला फेंकेगा तो ये जो माहौल है, ये जनता है वो इनके साथ में हो जाएगी। किनके साथ में हो जाएगी? जो खेमेनेई है उसके साथ में। और ये चीज ही मिडिल ईस्ट के देश ने समझा दी। अगर ट्रंप, आप लोगों ने अगर गोला फेंका, गोला दागा आप लोगों ने, इतना मान लेना कि जो आधे लोग आज विपक्ष में हैं वो भी जाके खेमेनेई के पक्ष में हो जाएंगे। गोला नहीं फेंकना है, इसका दूसरे तरीके से इलाज करना है। किसका? ईरान का। साथियों इसी के बीच में ईरान की एडवाइजरी जारी होती है, ईरान इंडिया की एडवाइजरी जाती है। वो भारत से रिक्वेस्ट करते हैं, भारत को ये कहते हैं कि भाई साहब अब समय आ चुका है कि आप खुल के साथ दीजिए। मतलब आप अब मीटिंग नहीं खेल सकते, आप खुल के साथ दीजिए। इवन ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे अमेरिका ने आज किसका नंबर लिया है, वेनेजुएला का लिया है, ग्रीनलैंड का लिया है, कल हमारा ले रहा है, कभी ना कभी आपका भी नंबर आएगा। आपके साथ में किसका नंबर आएगा? ब्रिक्स कंट्रीज का आएगा। पहले अमेरिका, साउथ अफ्रीका, फिर दक्षिण अफ्रीका, वहां की सत्ताएं बदलेगा। कभी भविष्य के अंदर वो भारत में भी कर सकता है। भारत में क्या कर सकता है भाई? भारत पे वो टैरिफ लगा सकता है, भारत पे प्रतिबंध लगा सकता है। वो भारत को, मतलब वो भारत में भी करेगा, आज नहीं करेगा, 20 साल बाद में करेगा। ये तो वास्तविकता है कि अगर आज ट्रंप के रथ को
नहीं रोका गया तो ट्रंप यहाँ रुकने वाला नहीं है, अमेरिका यहाँ रुकने वाला नहीं है, अमेरिका और एग्रेसिव होगा। आज अगर ईरानी लोग कह रहे हैं कि आज आप खुल के हमारे साथ नहीं आए, हम लोग उसको अगर यहाँ पे डिफेंड नहीं करें तो ये भविष्य के अंदर आपके लिए भी खतरा है, ब्रिक्स के लिए भी खतरा है, जो ब्रिक्स के सदस्य हैं चाहे साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, सब उनके लिए, सबके लिए खतरा है। साथियों इसी घटना के अंदर एक ये चीज निकल के आती है कि वहां पे सुलानी नाम, वहां पे जो ईरान है उसके अंदर सरेआम लोगों को गोली मारने के आदेश दिए, जहां पे भी प्रोटेस्ट दिखे, जहां पे भी प्रदर्शन करने वाले दिखे, आप गोली से उनको शूट कर दीजिए। इसी के बीच में क्या होता है कि जैसे आप एक खुद चीज सोचो कि जैसे मान लो 50 लोग खड़े हैं, उनको गोली से शूट कर दिया, 5 लोग मारे गए, अब 5 लोगों को उठा ले जाती है वहां की सरकार। अब ये जनता को मालूम ही नहीं चल रहा कि किसको गोली मारी गई है, तो ये कह रहे हैं यार इससे जनता में डर नहीं बढ़ रहा, किससे बढ़ेगा? प्रोटेस्ट है, उनको आइडेंटिफाई करो कि ये प्रोटेस्ट है, ये प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, उनको उठाओ और उनको सरेआम चौराहे पे फांसी लगाओ, पूरी जनता देखेगी, पूरा इसको लाइव दिखाएंगे, तब इनको समझ में आएगा। तो साथियों इन लोगों ने जो एक 26 साल का लड़का है उसके लिए बोला है कि भाई वहां पे हम लोग इसको फांसी लगाने के लिए बोलते हैं। ट्रंप इसके अंदर सबसे ज्यादा बाहर निकल के आता है और ट्रंप इसके अंदर इन बोलते हैं कि भाई साहब आप सबसे पहले तो ये कहते हैं कि मेरे जो ईरान वासी हो, ईरान के बहादुर योद्धा हो, आप लोग लड़ते रहिए, मैं आपके साथ में हूं, और अगर आपकी ये जो किलिंग बंद नहीं करता है, कौन बंद नहीं करता है? ईरान बंद नहीं करता है, आपको मारना बंद नहीं करता है, ये यहां से देखना, आपकी हेल्प के लिए सबसे पहले मैं आगे बैठा हूं, मेरे पास में पूरा प्लान है, मैं आ रहा हूं, मैं बहुत बड़ी हेल्प, आपकी हेल्प के लिए तैयार हूं। और मतलब इस वार के अंदर, और साथियों जैसे ये हेल्प का अनाउंस करते हैं, यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई किलिंग, ये प्रोटेस्ट की स्टॉप, ये मतलब बंद नहीं कर रहा है ट्रंप, तो ये ईरान बंद नहीं करता है, तो सबसे पहले कोई हेल्प के लिए आएगा तो मैं आऊंगा। और जैसे ये हेल्प करता है, यहां से युद्ध को और हवाल मिल जाती है कि भाई साहब इन लोगों ने एक्चुअल के अंदर, अमेरिका ने पूरा प्लान रेडी करके बैठे हुए हैं। साथियों ये घटनाक्रम हो रही थी, इसी के बीच में ये निकल, इस घटना से जस्ट पहले ये था कि लगभग 800 लोगों को ईरान ने लगभग फांसी लगाने के लिए, जो डर बांटने के लिए वहां की जनता में, चौराहे पे, सड़क पे, वहां पे जो मार्केट है उनके बीच में फांसी लगाने के लिए बातें कह रही थी, मीडिया के अंदर सबसे ज्यादा सुर्खियों में चल रही थी। फिर ये जो ट्रंप ने इसको धमकी दी है कि मैं आ रहा हूं आपकी हेल्प करने के लिए, तब इन लोगों ने फांसी जो देने की जो इनका प्लान था उसको होल्ड कर देते हैं। और ये जैसे घटनाक्रम चल रहा है, इसी के बीच के अंदर जो इनका जो साउथ चाइना सी के अंदर एक हमेशा एयरक्राफ्ट खड़ा रहता है, जो युद्ध विमान वाहक पोत है, वो हमेशा वहां पे खड़ा रहता है, उसका ये लोग रास्ता बदल देते हैं, और रास्ता बदल के उसको आदेश दिया जाता है कि भाई साहब आपको अब इस टाइम के अंदर गल्फ ऑफ जो फर्सिया है उधर की तरफ जाना है, मतलब आपको जो ये खाड़ी देश है उधर की तरफ जाना है, आपको अपना रास्ता, ये अपना रास्ता चेंज कर देता है, बदल देता है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो ये हमेशा खड़ा रहता है, ये साउथ चाइना सी के अंदर खड़ा रहता है, चाइना को काउंटर करने के लिए, और ताइवान और जो जापान है उसकी रक्षा के लिए हमेशा वहां पे खड़ा रहता है। इन लोगों ने, भाई साहब ने इसका रास्ता चेंज करते हैं और इनको आदेश देते हैं कि भाई साहब अब आप लोग जाइए, किधर की तरफ जाइए? ईरान की तरफ जाइए। साथियों अब मैं आपको एक चीज कह रहा था कि ये इस टाइम में ईरान पीछे हुआ है, उसकी एक वजह थी, और ये जो इस चीज की पुष्टि की जाती है वो चाइना के द्वारा की जाती है, चाइना सैटेलाइट्स के द्वारा बताता है कि भाई साहब ये देखो इनका विमान है, वो इस टाइम के अंदर ईरान की तरफ इसको रुख कर दिया है और ये ईरान की तरफ जा रहा है, और जो युद्ध किया जाएगा वो आपको मैं कह रहा था कि वहां से जो सेना हटाई जा रही है, वो सेना हटा के जो युद्ध किया जाएगा वो इससे किया जाएगा, इसको खड़ा किया जाएगा समुद्र में, यहाँ से फाइटर जेट उड़ेंगे, वहां से जाकर के ये ईरान के अंदर तोप गोले दाग के आएंगे। और साथियों इसी से एक चीज और निकल के आती है, वहां से अपने जो सैनिक हटा रहा है, वो मैं कह रहा था कि एक कदम पीछे ले रहा था अमेरिका, वो इसलिए ले रहा था कि यहां से आप एक हेडलाइंस देखना, 1 वीक लग जाएगा इसको यहाँ पे यूएस को सेंट्रल कमांड, जो इनकी सेंट्रल कमांड है मिडिल ईस्ट की, वहां तक पहुंचने के अंदर 1 सप्ताह लग जाएगा। अगर 1 सप्ताह बाद में ये पहुंचता तब तक युद्ध समझ जाएगा, तो वो एक कदम पीछे अमेरिका लिया, वो इसीलिए लिया है कि इनके जो एयरक्राफ्ट है वहां पे एग्जैक्ट उस टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, जब ये 1-2 दिन में स्टार्ट करेंगे तो लगभग 1 वीक के पीछे आके फिर ये लोग जब इनके एयरक्राफ्ट पहुंचेंगे तो ये एक्चुअल में युद्ध का रूप देंगे। साथियों बात निकल के आती है कि भाई चाइना और रसिया इस टाइम में क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं जो रसिया और यूक्रेन के युद्ध हुआ था उसके अंदर तुर्की के जो ड्रोन यूक्रेन को मिल रहे थे, यूक्रेन रसिया पे दाग रहा था, तो उस टाइम में रसिया डिफेंड करने के लिए उनको किसी से ड्रोन मंगवाया था, तो वो ईरान से मंगवाया था। ईरान के ड्रोनों को रसिया काम में लिया था और यूक्रेन तुर्की के ड्रोनों को काम में लिया था। जब ईरान इतना खुल के जब साथ दे रहा था उस युद्ध के अंदर, तो आज उसका फर्ज या ड्यूटी बनती है, तो वो इस पुतिन की भी बनती है। वेनेजुएला वाले केस की तरह ये इस टाइम के अंदर जो रसिया है वो पीछे नहीं जाने वाला, ये खुल के साथ आएगा, पूरी जैसे बोलते हैं ना बैकबोन की तरह काम करेगा। साथियों चाइना की बात थी, तो चाइना की कहानी ये कि चाइना अपना व्यापार चलाना है, क्योंकि ईरान का 80% व्यापार चाइना के साथ हो रहा है, चाइना को अपना व्यापार चलाना है, इसीलिए हाल ही के अंदर आप देख सकते हो जब पूरा वहां पे हवाई क्षेत्र बंद था, पूरा हवाई क्षेत्र ईरान का बंद था, उस टाइम में एक फ्लाइट आती है, एक विमान आता है, और ये विमान आता है कहाँ पे? ईरान के अंदर आता है, ईरान के एयरबेस पे उतरता है, और एक विमान वाहक पोत रहता है, और इसमें आप लोग देख सकते हो, इसमें मतलब वेपन्स या डिफेंस सिस्टम या मिसाइल कुछ भी आई है, पर कुछ ना कुछ सहायता के लिए किसने भेजा है? चाइना ने भेजा है। और बैक टू बैक एक नहीं 2 विमान वाहक पोत ऐसे आते हैं जो सबसे ज्यादा सुर्खियां बनती है कि भाई चाइना खुल के धीरे धीरे साथ आ चुका है।
साथियों इसी के अंदर आती है कि भारत क्या कर रहा है। तो भारत इस टाइम के अंदर कोई चीज कर रहा है तो भारत अपने जो नागरिक हैं, जो एडवाइजरी भारत ने जारी की है, उस एडवाइजरी के साथ में भारत अपना प्लान बना रहा है कि वहां से जो नागरिक है उनको निकालने के लिए प्लान बना रहा है। और ये इस चीज के लिए सबसे ज्यादा रसिया, जैसे मैंने बताया जयशंकर साहब ने ईरान के जो मिनिस्टर उसके टच में है, वैसे ही ये लोग योजना बना रहे हैं वहां से कि ज्यादा से ज्यादा जैसे दिल्ली और तेहरान के बीच के अंदर जो फ्लाइट है वो उड़े और वहां से लोगों को जल्दी से जल्दी वहां से निकाल सके। साथ ही ये पूरी घटनाक्रम है। अब ये युद्ध होगा कब, ये तो एक्चुअल के अंदर ट्रंप जानते हैं, ट्रंप का मन जानता है कि वो कब करेगा। पर अभी अगर ट्रंप 2 4 5 दिन पीछे आया तो वो ऐसे वेनेजुएला में भी किया था। वेनेजुएला में पहले वहां का माहौल गर्म करता है, फिर 1 2 कदम पीछे आया, 1 2 दिन तक शांत रहा, फिर एकदम से अटैक किया था। ऐसा ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में किया था। जब एक्चुअल में पहलगाम में अटैक हुआ उस टाइम में कुछ नहीं किया, तो उसके 10 दिन बाद में अटैक किया था। तो इस टाइम में जो सीनेरियो चल रहा है और इस टाइम में अमेरिका कह रहा है कि भाई मैं नहीं कर रहा, चलो ठीक है मैं मेरे सैनिकों को वापस भेज रहा हूँ एयरबेस पे। तो ये ऐसे है कि इसके एयरक्राफ्ट एवर ये जो विमान वाहक पोत है वहां पे एवर खाड़ी के अंदर आ जाए, गल्फ ऑफ फर्सिया के अंदर, उसके बाद में ये लोग करेंगे। तो अब ये ट्रंप के मूड पे है कि ट्रंप कब करेगा। पर युद्ध ये मान लेना कि लास्ट पीक पे आ चुका है, कभी भी युद्ध हो सकता है। ये मान के चलो मैं कल रात या परसों सुबह कभी भी वीडियो बना सकते हैं, आपको जानकारी दे सकते हैं कि भाई साहब लो युद्ध हो चुका है। और ऐसे ही साथियों आप हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके जाया करो। हमारा मोटिवेशन है वो इन नंबर्स को देख के बढ़ता है और ये पूरी मेहनत लगती है पूरी टीम की। तो साथियों आप प्लीज इतना सा काम कर जाया करो, आप सब्सक्राइब कर जाया करो। नए हो चैनल पे तो आप लाइक करके जाया करो। आपका इस टॉपिक के प्रति क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करके जाया करो। साथ ही इतने पेशेंस के साथ, इतने धैर्य के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।